आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में जो है पढ़ेंगे। पहला पार्ट है एनिमल टिश्यू, सेकंड पार्ट रहेगा कॉकरोच और थर्ड पार्ट रहेगा फ्रॉग। ठीक है, तो जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू। ठीक है, क्या नाम है इस चैप्टर का? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, जनरली एक एनिमल अगर आपने वर्ड कहा तो आप इमेजिन करते हैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी आप एनिमल कह सकते हैं, लेकिन वो जनरली हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। एनिमल किंगडम में जो है मेनली जो है एनिमल्स आप इमेजिन करें तो कैसे रहते? मल्टीसेलुलर। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे फंक्शन जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद करता है। ठीक है, जब हमने सेल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था क्या कि जो एक सेल आपके पास जो है उसको आप यूनिसेलुलर तभी कहेंगे जब वो क्या कर सकता? सारे इसेंशियल फंक्शन खुद से कर सकता। ठीक है, सारे इसेंशियल फंक्शन खुद से करेगा तो इंडिपेंडेंट लिविंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लिखेंगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all the essential function, all the essential functions, all the essential functions are performed by single cell, are performed by single cell। ठीक है, तो आप लोग क्या याद रखना है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने फंक्शन है वो सारे फंक्शन एक सेल खुद से परफॉर्म करता है। लेकिन जैसे आप एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मूव होते तो सारे फंक्शन जो है एक सेल परफॉर्म नहीं कर पाता। जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे इसेंशियल फंक्शन, मतलब क्या इसेंशियल फंक्शन मतलब कैसे? ठीक है, ऑल दी इसेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसेंशियल फंक्शन कौन से हो गए यहाँ पे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक इसेंशियल फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या हो गया? एक इसेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन एक सेल अकेले खुद से कर रहा है, उसको किसी और की जरूरत है नहीं, तभी जाके आप उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बराबर है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने आप लोग कहा था कि अगर हमने हमारे बॉडी का एक सेल उठाए उसको एक प्लेट पर रख दिए तो क्या आप उस सेल को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे? हमने कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सेल अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो अकेला सर्वाइव कर पाएगा नहीं। तो एक सेल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल सारे एसेंशियल फंक्शन करता है। क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम बट्टा है। क्या होता है? काम बट्टा है। इस तरह मान लो 2 फैमिली रहते, क्या रहते? 2 फैमिली। एक फैमिली जिसमें जो है 1 चाइल्ड फैमिली हो, एक फैमिली जिसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड। ठीक है, 5-6 बच्चे उसमें, एक फैमिली में एक ही बच्चा। अब जिस फैमिली में एक ही बच्चा है उसमें जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसको सारे काम करना पड़ रहा है। राइट, जो है खाना खाया उसी को प्लेट धोना पड़ रहा है, संडे है उसी को रूम साफ करना पड़ रहा है, बाहर जाके सामान उसी को लाना पड़ रहा है, सब काम क्या कर रहा बेचारा? उससे कर। लेकिन जब घर में बहुत सारे लोग रहते तो काम बंटता है। राइट, काम क्या होता? बंटता। एक बंदा सारे काम नहीं करता। एक कहेगा मैं आज बर्तन धोऊंगा, दूसरा कहेगा मैं आज कपड़ों का देख लूंगा, एक कहेगा मैं जो है क्या करूंगा रूम साफ कर लूंगा। ठीक है, एक कहेगा मैं बाहर जाके सामान ला लूंगा, और बीच में कोई किसी का काम नहीं करता। तो बीमार पड़ गए, तुम देखो हमारा क्या है इसमें, हमने करने वाले काम। ठीक है, ऐसा होगा यहाँ पे, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो एक सेल जब रहा तो वो सारे फंक्शन खुद करेगा। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। लेबर मतलब काम, काम बंटता है। राइट, फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स ने क्या कहा लंग्स की, हम किस में हेल्प करेंगे? रेस्पिरेशन। हमको डाइजेशन के बारे में कुछ मत बोलो। डाइजेशन का काम किसने ले लिया? डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। इन्होंने क्या कहा हम क्या करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तुम आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देंगे हम। बराबर है, तुम हमको ऑक्सीजन पहुंचाओ। किसको कहा ऑक्सीजन पहुंचाओ? लंग्स को कहा। बराबर है। ब्लड ने कहा मैं पूरे न्यूट्रिएंट्स क्या करूंगा? पूरे बॉडी में पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो सर आपके पास नर्व्स है, नर्व्स ने कहा कि मैं सिग्नल ऊपर नीचे करूंगा।
तो आपने देखे बॉडी के अंदर क्या हुआ, सेल्स ने काम बांट दिए। कुछ सेल्स रेस्पिरेशन करे, लंग्स के सेल, गोनाड्स के सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे, और स्टमक के सेल्स आपके पास किसमें हेल्प कर रहे, डाइजेशन में हेल्प कर रहे, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन इन मल्टीसेलुलर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन, डिवीजन यानी बटेगा, डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटेगा, एक सेल सारा काम यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होता है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। अब देखो हमारे बॉडी में सब अलग अलग काम कर रहे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर रहे, एक फ्लो में काम कर रहे, राइट, इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर परफॉर्म परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल सारे फंक्शन करता, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्पेसिफिक फंक्शन करते, इनमें से कुछ एक करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवीजन ऑफ लेबर। ग्रुप ऑफ सेल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेल काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल काम कर रहा है। क्या कहा हमने यहाँ पे, यहाँ पे सेल काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल काम, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं आप, टिश्यू। तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कि टिश्यू क्या होता है, हमारे पास पहला टॉपिक, ठीक है, व्हाट इज अ टिश्यू, व्हाट इज अ टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू क्या है बताओ आप लोग, ठीक है। जिस तरह हमने टिश्यू में कहा था, कहाँ पे कहा था हमने, प्लांट सेल, प्लांट एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल, ठीक है, ऑफ कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन या सिमिलर फंक्शन। तो वहां पे क्या कहा था हमने कि यहाँ पे टिश्यू में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं और डिसिमिलर, लेकिन यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स के बारे में। अब एनिमल्स में याद रखना ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, डिसिमिलर सेल्स नहीं रहना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो टिश्यू का क्वेश्चन दो जगह पे आएगा, एक बॉटनी सेक्शन में आएगा और एक जूलॉजी सेक्शन में। बॉटनी सेक्शन में कहूंगा कि टिश्यू के अंदर सेल्स सिमिलर भी हो सकते, डिसिमिलर भी हो सकते, लेकिन फंक्शन सेम करेंगे, तो हम कहेंगे यस। जूलॉजी में कहेंगे कि टिश्यू के अंदर सेल्स सिमिलर भी हो सकते, डिसिमिलर भी हो सकते, लेकिन फंक्शन एक ही करेगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। जूलॉजी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर सारे सेल्स कैसा होना चाहिए, सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे सेल हो गया, यहाँ पे सेल हो गया, यहाँ पे सेल हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। सारे सेल्स कैसे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिखने में गोल गोल दिख रहे, बराबर है, तो कैसे सेल्स हो गए, सिमिलर सेल। अब यहाँ पे सेल्स के बीच में स्पेस है, सेल्स के बीच में स्पेस है, स्पेस बिटवीन सेल, तो क्या कहेंगे इसको आप, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इंटरसेलुलर की जगह आप क्या कह सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर से, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स के बीच में यहाँ पे स्पेस है, स्पेस को आप क्या कहेंगे, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहेंगे, इतना समझ गया। अब यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे इन सेल्स के बीच में यहाँ पे सब्सटेंस रहता, इन सेल्स के बीच में यहाँ पे क्या रहता, सब्सटेंस, ठीक है। इस सब्सटेंस को आप कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, क्या कहते हैं इसको आप, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेल्स के बीच में कुछ सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर। ये सब्सटेंस किसके बीच में, किसके बीच में, सेल्स के बीच में। तो इंटर का मतलब क्या रहता है, बिटवीन, सेलुलर मतलब क्या, सेल, तो सेल्स के बीच में यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है, उसको आप क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे होगा इंटरसेलुलर सब्सटेंस, और यही इंटरसेलुलर सब्सटेंस को आप कभी कभार जो है क्या कह सकते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस भी आप कह सकते हैं, इसको आप मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या था, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance, along with intercellular substance, intercellular substance
परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग बोलो क्या होगा, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, परफॉर्मिंग कॉमन या सिमिलर फंक्शन, ठीक है, कॉमन या उसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, सिमिलर फंक्शन। ये जो है यहाँ पे क्या हो गया आपके पास टिश्यू की डेफिनेशन। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग कॉमन सिमिलर फंक्शन, इसको आप क्या कहेंगे यहाँ पे टिश्यू, समझे, लिख लो। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया यहाँ पे टिश्यू। तो टिश्यू का डेफिनेशन देख लिया हमने, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance performing common function, ठीक है टिश्यू। अब टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो टिश्यू से क्या होगा, ऑर्गन बनेगा। टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, लेकिन किस तरह, जब आप टिश्यू को अरेंज करेंगे, या आप क्या करेंगे इसको अरेंज या ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे या ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रोपोर्शन, स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रपोर्शन, स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रपोर्शन। तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे ऑर्गन, क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्म्स ऑर्गन, फॉर्म्स ऑर्गन, ठीक है। तो आप कोई भी ऑर्गन ले लो, कोई भी ऑर्गन का अगर आपने क्रॉस सेक्शन ले लिया या थोड़ा सा टिश्यू ले लिया, उसको अगर आपने जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देखे, हिस्टोलॉजी करे आपने उसकी, ठीक है, तो वहां पे आप देखिए कि सेल्स एक पैटर्न में अरेंज होती है। सेल्स कैसे अरेंज होते हैं, पैटर्न। सारे ऑर्गन्स के अंदर सारे सेल्स का जो है पैटर्न डिफरेंट रहता है। जिस तरह हमने मसल टिश्यू देखे थे, मसल टिश्यू में सेल कैसे अरेंज रहते हैं, लॉन्जिट्यूडनली, सारे मसल सेल, मसल फाइबर एक दूसरे से कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, देखे थे हमने, बराबर है। इस तरह हमने देखे थे कार्डियक मसल, कार्डियक मसल के अंदर सेल्स ब्रांच रहते, ब्रांचिंग पैटर्न में रहते, उनके पास इंटरकैलेटेड डिस्क था। तो यहाँ पे आपने देखे कि एक जो है टिश्यू के अंदर सेल्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में रहते और साथ ही साथ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में रहते। टिश्यू का जो है, टिश्यू जो है कितने महीने रहते हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट टिश्यू का बने हुआ है, कार्डियक टिश्यू का बने हुआ है, बराबर है। अब हार्ट का साइज सबको मालूम कि एक पर्टिकुलर साइज रहता क्लेंज्ड फिस्ट के बराबर, बराबर है। तो एक पर्सन का हार्ट जो है कैसा है, प्रोपोर्शन में, उस प्रोपोर्शन से ज्यादा है नहीं, अगर प्रोपोर्शन ज्यादा है मतलब उस पर्सन के अंदर एबनॉर्मेलिटी है। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो यहाँ पे टिश्यू जब आप स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोपोर्शन में अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। फिर जो है ऑर्गन से, फिर जो है ऑर्गन से जो है क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम क्या रहता, ऑर्गन सिस्टम मतलब जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिल के एक कॉमन काम कर रहे, उसको आप क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब ये कॉमन फंक्शन जो है ये फिजिकल इंटरेक्शन से भी हो सकता है और केमिकल इंटरेक्शन से। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसमें जो है सबसे पहला पार्ट कौन सा है, माउथ। माउथ का काम क्या है, मैस्टिकेशन करना, फूड का च्यूव करना, कैसा इंटरेक्शन हो गया, फिजिकल इंटरेक्शन। फिर वो स्टमक में आएगा, स्टमक में क्या होगा, केमिकल। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या होगा, केमिकल, बराबर है। तो जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलके कॉमन फंक्शन कर रहे, फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन से, उसको आप क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, when two or more organs, when two or more organs perform common function, perform common function by physical, by physical, ठीक है, by physical और chemical interaction, by physical और chemical interaction, इसको आप क्या कहने वाले हैं, इसको आप कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। इसको याद रखना आपने, ऑर्गन सिस्टम कब रहेगा, जब दो ऑर्गन कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, दो ऑर्गन क्या कर रहे हैं, कॉमन फंक्शन। अब ये कॉमन फंक्शन जो है किसके थ्रू कर सकते हैं, एक तो फिजिकल नहीं तो केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है। तो टिश्यू को जब आप स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोपोर्शन में अरेंज करेंगे, टिश्यू को जब आप स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोपोर्शन में अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। और जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन करेंगे बाय केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन, तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब टिश्यू के अंदर सेल्स,
और आप लोगों को पता है कि हर टिश्यू में सेल्स का जो है शेप अलग रहेगा। हार्ट के टिश्यू के अंदर सेल का शेप अलग है, नर्व्स के अंदर जो है अलग है, राइट, ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर अलग है। तो सेल का एक स्ट्रक्चर रहता है। आप लोग ये बताओ कि सेल का स्ट्रक्चर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, हाँ, राइट राइट, वो भी सही है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये याद कराए थे मैं आप लोगों को। स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन, राइट। जिस तरह नर्व सेल का काम क्या है, इम्पल्स को कैरी करना, इसलिए नर्व सेल कैसा है, लॉन्ग है, इम्पल्स को क्या कर रहा, कैरी कर रहा। तो यहाँ पे जो है क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना टिश्यू के अंदर, ठीक है, कि जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन। और जो है स्ट्रक्चर की वजह से आपके पास 4 टाइप ऑफ टिश्यू, कितने यहाँ पे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू किसके अंदर, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स एनिमल में, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, कितने, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। और जब ये सारे टिश्यू हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो एनिमल टिश्यू वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला टिश्यू है, जो पहला टिश्यू है हमारे पास वो है एपिथेलियल टिश्यू। पहला टिश्यू कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी स्किन की, ये कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद जो है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मसल रहते हैं, लेकिन मसल और एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्ट करने वाली टिश्यू, जिसका नाम क्या रहता, कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम रहता है इसका, कनेक्टिव टिश्यू। और जो है कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करेगा एपिथेलियल टिश्यू को, और साथ ही साथ किसको, मस्कुलर टिश्यू, किसको करने वाला है यहाँ पे, मस्कुलर टिश्यू करने वाला, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू के बाद जो है आपके बॉडी में कौन सा रहेगा, लास्ट, लास्ट रहेगा न्यूरल टिश्यू, लास्ट कौन सा रहेगा, न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू में ये 2 पार्ट तो हम लोगों ने पढ़ ली, इसके चैप्टर पढ़े आपने, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो डिटेल में इस चैप्टर में आपको कौन सा टिश्यू पढ़ना है, ये 2 पढ़ना है, ठीक है। इसको हम जो है बड़े आसानी से निपटा देंगे, और जब हम ये पढ़ेंगे तो ये एक तरह का रिवीजन रहेगा आप लोगों का, ठीक है। अभी हमको क्या पढ़ना है डिटेल में, ये दोनों को पढ़ना है, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आप सबको पता है कि जो टिश्यूज रहते हैं उनका ओरिजिन रहता है लेयर्स, 3 लेयर रहते हैं। इन 3 लेयर से बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन बने हुआ है। क्या नाम है इन 3 लेयर का, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन और मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन आप लोग बता सकते हैं, बताओ। न्यूरल टिश्यू ब्रेन, एक्टोडर्मल, मस्कुलर टिश्यू का मेसोडर्मल, ठीक है। बच्चे ये दोनों, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि ये जो दोनों है, ये दोनों का ओरिजिन जो है क्या रहेगा, मेसोडर्मल, क्या रहेगा, मेसोडर्मल, ठीक है। इसका तो हम सबने पढ़े थे, याद है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है इसलिए एक्टोडर्मल, पीनियल ग्लैंड ब्रेन में है तो इसलिए उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल, ये ऐसा याद कराए थे हमने आप लोग, ठीक है। और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये कौन सा है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। इसका ओरिजिन जो है तीनों होता, ये एक्टोडर्मल भी हो सकता, ये एंडोडर्मल भी हो सकता, और ये मेसोडर्मल भी हो सकता है। हमारे पास फर्स्ट टिश्यू है जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को आप एपिथेलियम भी कह सकते हैं, ठीक है, एपिथेलियम, या इसको एपिथेलिया भी कह सकते हैं, ठीक है, एपिथेलिया, एपिथेलियम, ठीक है। ये तीनों नाम रहेंगे इसके। एपिथेलियल टिश्यू जो है एपिथेलियम, और जो है क्या आपके पास एपिथेलियम, ठीक है, तीनों। एपिथेलियल टिश्यू में जो है 2 तरह के टिश्यू आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में कितने आएंगे, 2 तरह के टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के रहेंगे, ठीक है। कितने टाइप के रहने वाले, 2 टाइप। एक रहेगा जिसको आप कहेंगे सिंपल एपिथेलियम, एक रहेगा सिंपल एपिथेलियम, और दूसरा जो है वो रहने वाला है कंपाउंड एपिथेलियम।
दूसरा जो है रहने वाला क्या, कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। एक है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। अब कोई भी चीज को जब आप डिवाइड करते हैं उसकी बेसिस रहती है, क्या बेसिस पे इसको करें, ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। सिंपल एपिथेलियम जब सिंगल लेयर की सेल रहेंगी, राइट, सिंगल सेल्स की लेयर रहेंगी तो उसको आप क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियम। और जब मल्टीपल लेयर्स होंगे उसको आप क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। बड़ा सिंपल तरीका डिवाइड करने का। ये क्या है, सिंगल लेयर, ये कैसा रहने वाला है, सिंगल लेयर। सिंपल एपिथेलियम मतलब सेल्स की क्या है यहाँ पे, सिंगल लेयर, और यहाँ पे क्या रहने वाला है, मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर, ठीक है। तो सिंगल लेयर और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल लेयर, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। सिंगल लेयर है तो क्या रहेगा, सिंपल एपिथेलियम, और मल्टीपल लेयर है तो क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम। फिर जो है सिंपल एपिथेलियम फिर से डिवाइड करेंगे हम, इसको आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे बार बार इस बातों का हम जिक्र कर रहे थे, ठीक है। क्या आप लोगों को याद है, ठीक है, याद नहीं होगा डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। एक रहेगा सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा रहेगा सिंपल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और लास्ट रहेगा हमारे पास सिंपल, राइट, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह के सेल रहेंगे। सिंपल का मतलब यहाँ पे सिंगल लेयर है, कौन से सेल्स की, स्क्वामस यानी फ्लैट सेल की। सिंपल का मतलब यहाँ पे सिंगल लेयर है, कौन सी सेल्स की, क्यूब लाइक सेल्स की। सिंपल का मतलब यहाँ पे सिंगल लेयर है किसकी, कॉलम जैसे सेल्स की, ठीक है। इसके अंदर भी जो है आपके पास आते हैं, ठीक है, इसमें भी जो है डिवीजन होता है, इसमें स्ट्रैटिफाइड रहता है, और जो है लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है आपके पास फिर से दो डिवीजन रहते हैं, ठीक है। एक रहता, इसको आप कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। और एक रहता आपके पास जिसको आप कहते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, एक को क्या कहेंगे आप, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब आपके सिलेबस में इसमें जो है डिवीजन नहीं करा हुआ, सिर्फ इतना कहा हुआ है, बहुत ही छोटा सा पार्ट दिया हुआ है कंपाउंड एपिथेलियम का, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड के अंदर फिर से जो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल, स्ट्रैटिफाइड जो है कॉलमनार, जो आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर जो है आपके सिलेबस में सिंपल क्यूबाइडल और कॉलमनार के बारे में बात कर रहा है तो किसके बारे में बात कर रहा है, डायरेक्ट मान लेना किसके बारे में बात कर रहा है, सिंपल एपिथेलियम। अब ये हमें डिवीजन क्यों करे फिर, अगर पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने पढ़े हुआ है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसा एपिथेलियम जो स्ट्रेचेबल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। हमारे बॉडी में एक जो है ऑर्गन है जो जैसे जैसे फील होगा वैसे वैसे जो है स्ट्रेच होता है, यूरिनरी ब्लैडर। याद है जब हमें यूरिनरी ब्लैडर पढ़ाए थे तो हमने कहा था इस पे एक रहते मसल, डेट्रूसल मसल, और दूसरी जो है यहाँ पे लेयर रहती है जिसका नाम क्या था, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। तो जब हम कंपाउंड एपिथेलियम डिटेल में पढ़ेंगे तो डबल से लिखेंगे हम। अभी के लिए इतना ही आप लोगों ने याद रखना कि जब सिंगल लेयर रहेंगे एपिथेलियल सेल्स की तो सिंपल एपिथेलियम, और जब मल्टीपल लेयर रहेंगे तो कंपाउंड एपिथेलियम। उनके शेप के बेसिस पे आप इजीली उनको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते, ठीक है, पहचान सकते। देख लो इसको आप, यहाँ पे हम जो है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू के, उसके बाद एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे आपके पास एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये सामने जो है हमारे पास कौन से टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू में जो ये सेल है, ये सेल कौन से शेप का दिख रहा है आपको, ये क्यूबॉइडल, राइट। तो कौन से टिश्यू हो गए, क्यूबॉइडल, ठीक है। मान लो ये आपके पास एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स। अब यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू में आपने याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू के जो लेयर्स होते हैं उसमें एक जो सरफेस है, दो लेयर में से एक सरफेस हमेशा फ्री रहती, फ्री रहती मतलब किसी के कांटेक्ट में नहीं रहती। ये सरफेस एक तो जो है आउटसाइड आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेंगे, जिस तरह हमारे पास ये लेयर है, ये लेयर किसकी है, एपिथेलियल टिश्यू की। तो यहाँ पे जो पीछे वाली लेयर है वो अंदर अटैच है कनेक्टिव टिश्यू के साथ, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है वो किसको फेस कर रही, सराउंडिंग से, मतलब ऊपर वाली लेयर कैसी यहाँ पे फ्री है। एक तो ये सराउंडिंग को फेस करेंगी, नहीं तो अगर बॉडी के अंदर है तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेंगी, किसको फेस करेंगी, बॉडी फ्लूइड को। एक तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेंगे, नहीं तो सराउंडिंग को फेस करेंगे, लेकिन हमेशा कैसे रहने वाली, फ्री। तो एपिथेलियल टिश्यू की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एक साइड जो है हमेशा कैसा रहने वाला है, फ्री रहने वाला।
सेकंड पॉइंट एपिथेलियल टिश्यू पहचानने का, कि एपिथेलियल टिश्यू जो है जहां भी एंट्री लेंगे तो वो जो है कहीं भी नहीं जाता, वो जो है सबसे पहले जिस तरह एक राजा रहता, राजा देखो कहीं भी जाता तो कहीं भी नहीं चलता हो, राजा कहीं आया तो सबसे पहले क्या बिछती वहां पे, राइट, रेड कारपेट बिछती, ठीक है, फिर राजा उसके ऊपर चलता, रेड कारपेट नहीं है तो लोग ऐसा सो जाते हैं, ठीक है, तो राजा उनके ऊपर चल के जाता, पता नहीं सही में होता था पहले, ठीक है, तो ऐसा लोग लाइन तक सो रहे, राजा है राजा है राजा, जब ऐसा हाथ रखते थे जमीन पे, उनके हाथों पे जो है चल के जाता, एपिथेलियल टिश्यू भी ऐसे ही है, कहीं भी नहीं बैठता होगा, ठीक है, उसके पास उसके बेस पे एक मेम्ब्रेन रहती जिसका नाम क्या रहता, बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या नाम रहता उसका, बेसमेंट, उनके बेस पे हमेशा एक लेयर रहेगी जो नीचे वाले साइड पे रहेंगी, फ्री वाले सरफेस के नीचे रहेंगी, इस लेयर का नाम रहता बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या नाम है इसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसका नाम है, क्या नाम है इसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ गए इतना। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई सेल की बनी हुई नहीं है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, असेलुलर कह सकते हैं या नॉन सेलुलर कपलिंग से, किसकी बनी हुई है, वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन या किसकी बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए अभी तक एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल टिश्यू की एक सरफेस फ्री रहेंगी, दूसरी सरफेस पे हमेशा जो है क्या रहने वाला है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहने वाला, ठीक है, बीच में जो है यहाँ पे मान लो कि क्या हो गया इसका, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, राउंड न्यूक्लियस रहता है क्यूबॉइडल सेल, ठीक है, कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे, 2 पॉइंट, एक सरफेस फ्री है जो एनवायरनमेंट को फेस करेगा, नहीं तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, दूसरी सरफेस हमेशा जो है क्या रहने वाले वहां पे, बेसमेंट में, या आप कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज अ नॉन सेलुलर लेयर और ए सेलुलर लेयर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, हमें जब एकदम शुरू में टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ा है तब में सेल्स कैसा लिखा थे, एकदम दूर दूर थे, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में आप देखेंगे सेल्स एक दूसरे के क्या रहते, बहुत नजदीक रहते, जब सेल्स एक दूसरे के नजदीक है तो उनके बीच में का स्पेस ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, तो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो जब इंटरसेलुलर स्पेस छोटा है तो इसके अंदर जो चीज रहती है क्या नाम है, बोलो, अरे इंटरसेलुलर स्पेस में क्या रहता, राइट, इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या है वो भी कम रहता, ये पॉइंट हो गया कि एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स आर टाइटली पैक्ड होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस कम है, इंटरसेलुलर स्पेस कम होने की वजह से इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी क्या है कम, एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए, और एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कौन करता, ब्लड करता, कौन करता, ब्लड, तो आपके पास जो ब्लड वेसल से वो डिवाइड होते, राइट, एओर्टा आर्टरीज में बनता, आर्टरी से आर्टेरियोल्स में बनता, आर्टेरियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज इतनी माइन्यूट रहते हैं कि वो सेल्स के बीच में चल जाते, सेल्स के बीच में इनरवेट होते, और हर सेल को क्या मिलता है यहाँ पे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन में, बराबर है। देखिए अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती, यहाँ पे गड़बड़ ये है कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस इतना कम है कि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल आ ही नहीं पाएंगी, ब्लड वेसल आएंगे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्लड वेसल नहीं आ सकती क्योंकि कैपिलरी का साइज जितना है उससे साइज से छोटा जो है ये स्पेस है, इसलिए जो है एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर रहती है, एवेस्कुलर मतलब एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं रहती। आप लोग नोटिस करोगे कि आपके हाथ पे कट लग गया लेकिन कट हल्का सा है, फिर व्हाइटिश दिखता, कुछ ब्लड नहीं निकलता, लेकिन कट डीप लगा तब जाके ब्लड निकलता, राइट, आप ऐसा कर दो तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, स्क्रैच आ जाएगा बस, ब्लड कब निकलता, जब वो कट कैसे रहता, डीप रहता, क्यों, ये ऊपर वाले सेल्स कौन से, एपिथेलियम, और एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड सप्लाई रहता नहीं रहता क्योंकि अवेस्कुलर, हमारे बॉडी में बहुत ही कम पार्ट्स ऐसे जो अवेस्कुलर है, अवेस्कुलर पार्ट वो रहते हैं जिस पर डॉक्टर बहुत आसानी से ऑपरेट करता, सर्जरी आसानी से कर ले, सर्जरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता, ब्लड लॉस, राइट, तो यहाँ पे जो है स्किन की सर्जरी देखे कैसे रहती है, आप लोग बताए कि कोई आपके पास वुड का पीस है, ठीक है, वुड का पीस है, उसको स्मूथ करना है तो स्क्रैपर आता है, ऐसा करते आप, तो उसमें से जो है ना ऐसा छिलके निकलते, पतले एकदम छिलका निकलता, तो डॉक्टर जैसा आपके पास वो रहता खीरा छीलने का रहता ना, राइट, ऐसा छील ले, तो जो अगर स्किन की सर्जरी करना है यहाँ पे किसी का मान लो कि जल गया, यहाँ पे चेहरा जल गया, तो क्या करते यहाँ की स्किन निकाल, कैसे निकाल दे, वैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, ऐसा करते खींचे, ऐसा शीट निकालते और लगा देते मुंह के ऊपर, क्यों करते ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं, समझ में आ रहा आप लोगों को, देखना आप लोगों ने ऐसे ही रहता इंस्ट्रूमेंट को, ऐसा करते हो, यो दबाते एकदम, फिर एकदम पतली लेयर निकलती स्किन की,
लेकिन ब्लड का कोई वहां पे ड्रॉप भी नहीं रहता उसके अंदर, और उसको जो है ले आके यहाँ पे लगा देते फिर, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे सर फिर ऐसा कैसा सर, हर सेल को जिंदा रहने के लिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, तो उनको तो नहीं मिल रहा, पड़ोसी देता हूँ। कौन देता उनको? पड़ोसी। क्या कहा था हमने, एपिथेलियम के नीचे कौन था? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सेल्स, अब यहाँ पे जो नीचे सेल्स है ये थोड़े अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? ये दूर दूर है सेल्स, कैसे दूर दूर। यहाँ पे देखो सेल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, वहां पे सेल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है। स्पेस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे बोलो और क्या ज्यादा होगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जो है इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे फाइबर्स रहते, इन फाइबर्स का नाम आप लोगों को मालूम है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, कोलेजन। क्या नाम है इसका? कोलेजन, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत ही बढ़िया जो है क्या रहता? ब्लड सप्लाई। बहुत ही बढ़िया क्या रहता है यहाँ पे? ब्लड सप्लाई। और यही ब्लड सप्लाई के थ्रू जो है एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा? जिंदा रहेगा। तो यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे? उसको ब्लड सप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये जो है आपके पास क्या है? ये बीच में ये क्या है? ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और इसका अमाउंट कैसा? एकदम लिटिल, लिटिल अमाउंट है, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट है इसका, ठीक है। और ये जो पार्ट हो गया आपके पास, ये क्या हो गया? ये यहाँ पे आपके पास कौन सा पार्ट हो गया? ये कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा पार्ट हो गया? ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, बराबर है, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एपिथेलियम। एपिथेलियम हैव अ फ्री सरफेस, एपिथेलियम हैव अ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, ठीक है, दैट that faces that faces either either surrounding environment, either surrounding environment, surrounding environment, surrounding environment, environment, और क्या होगा? बोलो और, अरे बोलो जल्दी से, और क्या होगा? और body fluids, body fluids, thus providing, thus providing, providing, ठीक है, thus providing, thus providing, जब वो एटमॉस्फेयर को फेस कर रहा तो हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड करा उसने? कवरिंग। क्या प्रोवाइड करा? कवरिंग। और जब बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा तो क्या प्रोवाइड करा? एक लाइनिंग, ठीक है, दस प्रोवाइडिंग कवरिंग, कवरिंग, कवरिंग और लाइनिंग, कवरिंग और लाइनिंग टू बॉडी पार्ट्स, टू बॉडी पार्ट्स, टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया आपके पास। सेकंड पार्ट बोलो क्या है? कि यहाँ पे क्या है? एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड little intercellular spaces, ठीक है। epithelial cells are epithelial cells are epithelial cells are tightly packed, epithelial cells are tightly packed, tightly packed, ठीक है। little little intercellular space, ठीक है, little intercellular space, little intercellular space, जिसकी वजह से therefore जिसकी वजह से therefore little intercellular substance, therefore small amount of, ठीक है, therefore small amount of intercellular substance, intercellular substance, ठीक है। और जो है नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, कि एपिथेलियम टिश्यू, epithelial cells rest on basement membrane, ठीक है, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आपने ये सेकंड पॉइंट लिखे तो बेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट ये पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट लिखो, ठीक है। थर्ड ये पॉइंट लिखना, ड्यू टू लिटिल स्पेस, ड्यू टू लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ड्यू टू लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, स्पेस, blood capillaries, blood capillaries, blood capillaries cannot blood capillaries cannot, ठीक है, come between cells, therefore epithelium is avascular, ठीक है, अवेस्कुलर मतलब क्या है? यहाँ पे नो ब्लड सप्लाई, अवेस्कुलर मतलब क्या है? नो ब्लड सप्लाई, ठीक है, नो ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलेगा? तो हम लिखेंगे बिलो एपिथेलियम, below epithelium is connective tissue, below epithelium is
connective tissue which has good blood supply, which has good blood supply, which has good blood supply। ठीक है, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसके बारे में, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। ठीक है, लिख लो उसको, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखे एपिथेलियम जो है दो तरह के थे, एक था सिंपल एपिथेलियम और दूसरा जो है क्या रहने वाला है, कंपाउंड एपिथेलियम। बहुत ही सिंपल बेसिस से, अगर एपिथेलियम सेल्स की सिंगल लेयर है तो वो क्या रहेंगे, सिंपल एपिथेलियम, और मल्टीपल लेयर है तो उसको आप क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे जो भी रहने वाला वो सब क्या है, सिंगल लेयर। ठीक है, एक ही लेयर है सेल्स की, वो क्या होगा, सिंपल एपिथेलियम। अब ये काम क्या करता है, ये लाइनिंग प्रोवाइड करता है, लाइनिंग मतलब बाउंड्री प्रोवाइड करता है, किसको, डक्ट्स को, ग्लैंड्स को और बॉडी कैविटी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शंस एज लाइनिंग, फंक्शन एज लाइनिंग टू बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है, फंक्शन एज लाइनिंग टू बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। इसमें जो पहला हमारे पास एपिथेलियम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो पहली जो लेयर है वो कौन सी, यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में यहाँ पे सिंपल का मतलब क्या है कि सिंगल लेयर, क्या है यहाँ पे सिंपल का मतलब, सिंगल लेयर। ठीक है, तो सिंपल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सिंगल लेयर। सिंगल लेयर किसकी, स्क्वामस सेल, स्क्वामस मतलब जो फ्लैट सेल। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, ऑफ फ्लैटेंड सेल्स with irregular boundaries, with irregular boundaries, इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्री, ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछूंगा कौन सा एपिथेलियम है जिसके अंदर सेल्स की बाउंड्रीज कैसी है, इररेगुलर है, वो कौन सा रहने वाला, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम या स्क्वामस एपिथेलियम। जनरली आपके सिलेबस में जब स्क्वामस एपिथेलियम दे दिया तो किसके बारे में बात कर रहा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सेल्स कैसे रहेंगे दिखने में, कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये सेल, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये सेल, एक सेल, दूसरा सेल हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा सेल। इस सेल में एकदम बीचों बीच सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस राउंड रिंग और लिटिल बिट फ्लैट रिंग, राउंड रिंग और लिटिल बिट फ्लैट। अब यहाँ पे आपने सिंगल लेयर बनाया, इसलिए कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम। लेकिन एपिथेलियम में आप सबको मालूम उसका कैरेक्टरिस्टिक, ये किसके ऊपर रेस्ट करता हो, किसके ऊपर रेस्ट करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ पे जो हम क्या बनाएंगे इस तरह, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इरेगुलर बाउंड्रीज का मतलब क्या है यहाँ पे, तो अगर जो है इसको आप साइड से देखें, ठीक है, अगर इसको आपने साइड से देखे तो ऐसा दिखेगा, अगर इसको आपने ऊपर से देखे, इसको अगर कहाँ से देखे आपने, ऊपर से, तो आप देखेंगे ये सेल्स किसी भी तरह अरेंज, कोई पर्टिकुलर इनकी बाउंड्री यहाँ पे नहीं, तो सेल का अरेंजमेंट यहाँ पे किसी भी तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, विद इरेगुलर बाउंड्रीज, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पे इरेगुलर बाउंड्रीज कहेंगे। अगर ऊपर से आपने इसको देखे तो दिखने में ऐसा है, इसलिए यहाँ पे टर्म कौन सा यूज करें आपने, इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम क्या है, सिंपल एपिथेलियम इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, इरेगुलर बाउंड्रीज समझ में आ रहा, ठीक है। अब अगर आपने इसको देखे, ये सेल्स के लेयर को देखे ऊपर से, तो कैसा दिख रहा, जिस तरह आपके पास फ्लोर पे जो है टाइल्स बिछे हुए होते, राइट, उसी तरह दिख रहा है, पूरे टाइल्स बिछे हुए, राइट, वो टाइल्स पूरा जो बिछे हुए रहता है इसको क्या बोलते हैं आप, पेवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेवमेंट। जैसे ये रूफ रहता, ये रूफ हो गया, नीचे जो क्या रहता, पेवमेंट, तो टाइल्स। ठीक है, ये अपीयर्स लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, इसलिए जो है इसको आप क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप, पेवमेंट। एग्जाम में कभी जो है पेवमेंट एपिथेलियम के बारे में कुछ बात पूछ रहा है, इसका मतलब किसके बारे में पूछ रहा हो,
सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि दिखने में ऐसा रहता है कि फ्लोर्स के ऊपर टाइल्स बिछे हुए, और जब फ्लोर्स के ऊपर टाइल्स बिछे तो उसको आप बोलते हैं पेवमेंट, इसलिए उसको आप क्या नाम देते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम नाम दे देते इसको। ठीक है, अगर इसके हम न्यूक्लियस के बारे में बात, ठीक है, अगर अगर यहाँ पे देखें हम कि इसका काम क्या है, राइट, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या काम करता है, तो आप लोग याद रखना ये सेल्स फ्लैट रहते हैं, फ्लैट होने की वजह से बहुत ही पतली लेयर है, इतनी पतली लेयर है कि इसका इस्तेमाल आप फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ डिफ्यूजन में। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब जब गैस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही, उसको आप क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसके बीचों बीच से ऑक्सीजन अंदर आ गया, इसके बीचों बीच से यहाँ पे CO2 क्या हो गया, बाहर चली। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सेल्स की लेयर कैसे एकदम फ्लैट, तो आसानी से यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगा, आसानी से यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाएगा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कई जगह पे पढ़े आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद होगा, एक वो जगह पे पढ़े थे जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा था, और एक वो जगह पे पढ़े थे हमने जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा था। ठीक है, अब कहाँ है वो थोड़ी देर से देखेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में अभी हमने बताया आपको, कहाँ पे रहेगा, एट सेंटर, एट सेंटर, और कैसे रहेगा दिखने में, राउंड, और क्या कहा था हमने, लिटिल बिट फ्लैट, लिटिल बिट फ्लैट। ठीक है, एट सेंटर, राउंड एंड लिटिल बिट फ्लैट। ठीक है, समझिए इतना आप। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका अगर हमें फंक्शन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, फंक्शन, तो फंक्शन अभी बता दिया हमने आप लोग किस क्या फंक्शन है उसका। ठीक है, हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, किसमें हेल्प करने वाला है, डिफ्यूजन में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ किसमें हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन, अरे किसमें हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, ये सब हो गया। लोकेशन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम, लोकेशन की, कहाँ पे रहेगा। अब सोचो और बताओ, कहाँ पे देखे थे आपने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, देखो सोचेंगे तो याद रहता, राइट, वेरी गुड, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रहा था। ठीक है, ग्लोमेरुलस नहीं, आप कह सकते बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, और कहाँ देखे थे, ये तो फिल्ट्रेशन का हो गया। दूसरा डिफ्यूजन, एल्वेलाई, कहाँ देखे थे हमने, एल्वेलाई। तो अगर आप लोग याद होगा, जब हमने एल्वेलाई बनाए थे इस तरह, तो हमने कहा था यहाँ पे सिंगल लेयर है सेल्स की, याद है, तो सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स मतलब किसके बारे में बात करें हमने, सिंपल एपिथेलियम। फिर हमने कहा कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, और दोनों के बीच में हमने कहा था कौन सी मेम्ब्रेन थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहा था हमने, बेसमेंट, समझे आप। देखिए इसके साथ क्या है यहाँ पे, बेसमेंट। अब आप लोग देखो, इसका एक साइड जो है कांटेक्ट में है, दूसरा साइड क्या है, फ्री है। हमने कहा था ना कि एपिथेलियम के अंदर एक सरफेस फ्री रहती, एक तो एनवायरनमेंट को फेस करेंगे ना तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेंगे, इतना समझ गया आप। दूसरा हमने यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल पढ़े थे, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल में यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी, और यहाँ पे जो है आपके पास क्या आई थी, ब्लड वेसल आई थी, कैपिलरी। बीच में फिर से यहाँ पे एक मेम्ब्रेन थी, इस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिए थे हमने, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा, और ये किस में हेल्प कर रहा, डिफ्यूजन। यहाँ पे जो है आपके पास ऑक्सीजन ले लिए थे, और यहाँ पे आपने CO2 डाल दिया। यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो रहा था और फिल्ट्रेट बन रहा था, याद आ रहा, फिल्टर होके फिल्ट्रेट बन रहा था, याद आ रहा। साथ ही साथ आप लोग याद रखना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, कैपिलरी। और कैपिलरी भी अगर आप लोग याद होगा, हमने कैपिलरी में क्या कहा था, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, याद आ रहा। और हमने आप लोग कहा था कैपिलरी की जो वॉल रहती उसको कहते हैं एंडोथेलियम, क्या कहते हैं इसको, तो कैपिलरी की वॉल भी जो है वो स्क्वामस एपिथेलियम रहती, कैपिलरी की वॉल भी क्या रहती, स्क्वामस एपिथेलियम। तीन जगह देखे हमने, एक आपने ये देखे एल्वेलाई, दूसरा आपने देखे बोमेंस कैप्सूल, और थर्ड आपने देखे ये वाला पार्ट क्या है, वॉल ऑफ कैपिलरी, जिसको आप क्या कहते हैं, एंडोथेलियम। ठीक है, तो लोकेशन क्या हो गया यहाँ पे, लोकेशन क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, एल्वियोलाई, सबसे पहले क्या हो गया, एल्वियोलाई। ठीक है, इस तरह एल्वियोलाई होंगी, और एल्वियोलाई के पास इस तरह आपके पास क्या होंगे, लेयर। उसके बाद है बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद क्या है, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल कैसा दिखने में आपके पास, इस तरह। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल। और थर्ड जो है हमारे पास वॉल ऑफ कैपिलरी, वॉल ऑफ कैपिलरी, वॉल ऑफ कैपिलरी को जो है दूसरा नाम क्या देते हैं आप, एंडोथेलियम, क्या नाम देते हैं इसको आप,
एंडोथेलियम जो है इसको नाम देंगे। समझ गए इतना आप लोग? ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को इरेगुलर बाउंड्रीज दिख रहे हैं इनके, ठीक है। और साथ ही साथ हमने क्या कहा था, नोट, साथ ही साथ हमने क्या कहा, नोट, नोट, ठीक है। दे अपियर एज, दे अपियर एज, दे अपियर एज, अपियर एज कैसा दिख रहे थे हो, कैसा दिख रहे थे, एज टाइल्स ऑन फ्लोर। और जब टाइल्स फ्लोर पे बिछ जाती है उसको आप क्या कहते हैं, पेवमेंट, राइट। अगर कोई वर्कर आया तो पूछता हूँ पेमेंट का काम हो गया क्या, मतलब किसके बारे में, कि यहाँ पे बिछ गई क्या टाइल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दे अपीयर एज टाइल्स ऑन फ्लोर, टाइल्स ऑन फ्लोर, ठीक है, टाइल्स, टाइल्स ऑन फ्लोर्स, टाइल्स ऑन फ्लोर, therefore, therefore also known as, also known as, क्या नाम दिया हमने इसको, पेवमेंट, पेवमेंट, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है, इसलिए उसको और क्या नाम दिया आपने, पेवमेंट एपिथेलियम नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंगल लेयर है फ्लैटेंड सेल की, इरेगुलर बाउंड्रीज के साथ, और जो है बहुत ही पतली होने की वजह से गैसेस इसमें से क्या होंगे, फ्लो होंगे। उसके बाद न्यूक्लियस एट सेंटर राउंड रहेगा, लिटिल बिट फ्लैट रहेगा, ठीक है। फंक्शन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, लोकेशन एल्वेलाई, बोमैंस कैप्सूल, वॉल ऑफ कैपिलरी, और जो है ये टाइल्स ऑन फ्लोर की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, पेवमेंट एपिथेलियम इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है, बोलो क्या रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा यहाँ पे, सिंपल, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट कौन सा होगा यहाँ पे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होगा, यही है, यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल का मतलब क्या होगा, सिंगल लेयर, सिंपल का मतलब क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, क्यूबॉइडल का मतलब क्या होगा, क्यूब लाइक, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है, ये हो गया इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स कैसे रहेंगे दिखने में, दिखने में सेल्स कैसे रहेंगे कि आपके पास ये सेल है, ये सेल कैसा है दिखने में, क्यूब की तरह है, किस तरह है, क्यूब की तरह। यहाँ पे भी एक सेल आ गया, ये सेल भी कैसा है दिखने में, क्यूब की तरह है, ठीक है। यहाँ पे भी एक सेल आ गया, दिखने में कैसा है, क्यूब की तरह है, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो न्यूक्लियस है ये राउंड है, और कहाँ पे, सेंटर पे, राउंड है और कहाँ पे, सेंटर पे। अब यहाँ पे सिंगल लेयर होगी सेल्स की, ये सिंगल लेयर जो है सेल्स के, ये रेस्ट करेंगे किसके ऊपर, रेस्ट करेंगे एक मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसका नाम क्या है, बेसमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिए, बेसमेंट में। सेल के बीच में स्पेस है, ये स्पेस जो है फिल्ड रहता है किससे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस से। तो यहाँ पे हमने फील्ड कर दिया किसको, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। समझिए इतना आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा रहेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस फिर से जो है सेम है, एट सेंटर, और क्या होगा, राउंड, एट सेंटर रहेगा, और साथ ही साथ कैसा रहेगा, एट सेंटर और साथ ही साथ कैसा रहेगा, राउंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, जिस तरह सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन क्या था, क्या था, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन था। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या काम करेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसको आप लोग याद रखना, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका लोकेशन, नेक्स्ट इसका लोकेशन, कहाँ मिलेंगे आप लोग, कहाँ मिलेंगे, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, सोचो, क्यूबॉइडल सेल कहाँ सुने थे हमने, क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स हमने नेफ्रॉन में देखे थे, कहाँ देखे थे, डीसीटी के अंदर। तो यहाँ पे होगा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जो है क्या थे, क्या थे यहाँ पे, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे होंगे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, कहाँ होंगे यहाँ पे, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड्स के डक में होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्लैंड हो गया,
यहाँ पे आपके पास ये क्या हो गया, ग्लैंड हो गया। और ग्लैंड का जो है ये डक्ट है, और ये डक्ट की लाइनिंग जो है पूरी किसकी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, बोलो किसकी बनी हुई है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से इसकी लाइनिंग बनी। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। तो यहाँ पे पार्ट हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल मतलब सिंगल लेयर है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब जैसे सेल्स है, तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। इनका न्यूक्लियस सेंटर पे है और राउंड है। फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। लोकेशन क्या रहेगा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और क्या है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है, क्या नाम होगा उसका, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। फिर से जो है पहला वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ टॉल स्लेंडर, टॉल स्लेंडर कॉलम लाइक सेल, कॉलम लाइक सेल, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल स्लेंडर कॉलम लाइक सेल। तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे ये सेल्स बना दी, ठीक है, ये सेल्स कैसे, कॉलम जैसे, स्लेंडर है मतलब पतले रहेंगे, ठीक है, और जो है टॉल है, और कैसे यहाँ पे टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आ गई। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेंटर न्यूक्लियस है। एग्जाम में पूछता है कि हमको एक एपिथेलियम दिखे, ये एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, मतलब कौन सी होगी, सिंपल एपिथेलियम। लेकिन इसके अंदर जो सेल्स है, इनका न्यूक्लियस बेस पे, इनका न्यूक्लियस कहाँ पे, बेस पे। जैसे आप लोगों ने सुन लिया न्यूक्लियस बेस पे, तो समझ आना किसके बारे में बात हो रही, राइट। अब ये सेल्स जो है ये रेस्ट करेंगे एक मेम्ब्रेन के ऊपर, क्या नाम है इस मेम्ब्रेन का, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करेंगे, रेस्ट। सेल के बीच में स्पेस है, ये स्पेस फील्ड है किससे, ये है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फील्ड है इससे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है हमारे पास कि न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस कैसा है, ठीक है। तो याद रखना न्यूक्लियस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस राउंड है, राउंड एंड एट बेस, न्यूक्लियस राउंड एंड एट कहाँ पे, बेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शन के बारे में बात, ठीक है। तो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन इसका सेम है जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका फंक्शन भी क्या होगा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कौन कहाँ पे मिलेगा, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो इसका लोकेशन लिखेंगे हम, इसका हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लोकेशन। तो लोकेशन कहाँ रहेगा, कॉलमनार सेल। तो आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। कॉलमनार सेल जो है वो जनरली आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में मिलता है, यानी जीआईटी में मिलती है, ठीक है। जीआईटी क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो जो है सबसे पहले कहाँ मिलेगा, आपकी स्टमक में, कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो लाइनिंग ऑफ स्टमक, क्या मिलने वाला, लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक। एग्जाम में सिर्फ जो है क्या दे देगा, स्टमक दे, ठीक है। ये जो है आपके पास हो गया सिंपल एपिथेलियम, क्या हो गया, सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम में तीन तरह के लेयर्स थे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल लेयर है फ्लैटेंड सेल्स की, यहाँ पे इरेगुलर बाउंड्रीज है, आप देख सकते हैं। ये सेल्स बहुत ही पतले होने की वजह से यहाँ पे इनका इस्तेमाल डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में होगा। इनका न्यूक्लियस सेंटर पे रहेगा, राउंड रहेगा, लिटिल बिट फ्लैट रहेगा। लोकेशन कहाँ रहेंगे, एल्वेलाई में, बोमेंस कैप्सूल में, वॉल ऑफ कैपिलरी। वॉल ऑफ कैपिलरी को आप कहते हैं एंडोथेलियम, क्या कहते हैं इसको, एंडोथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर होंगी, क्यूबॉइडल ट्यूब लाइक जैसे सेल्स की। न्यूक्लियस इनका सेंटर पे रहेगा, राउंड पे रहेगा। फंक्शन क्या है इनका, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। लोकेशन कहाँ रहेगा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सिंगल लेयर है, सिंपल मतलब क्या होगा, सिंगल लेयर। कॉलम लाइक मतलब टॉल सिलेंडर, और कॉलम लाइक जैसे सेल्स है। लेकिन यहाँ पे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इनका न्यूक्लियस कहाँ पे रहता है, बेस। फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका सेम है जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लोकेशन का है, लाइनिंग ऑफ स्टमक। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये तीनों जनरली ऐसे रहते जो हमने बनाए हुए, ठीक है, और वो फंक्शन करते जो हमने बताए। लेकिन कभी कभार यहाँ पे होता है मॉडिफिकेशन। क्या होता है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन होने के बाद जो उनके नॉर्मल फंक्शन थे,
जैसे स्क्वामस एपिथेलियम का क्या नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, वो है फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। स्क्वामस एपिथेलियम जनरली कोई मॉडिफिकेशन नहीं बताता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्क्वामस एपिथेलियम मॉडिफाई नहीं होता, मॉडिफाई आगे वाले दोनों होते, कौन से, क्यूबाइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले मॉडिफाइड एपिथेलियम, मॉडिफाइड यानी यहाँ पे क्या करेंगे आप, मॉडिफिकेशन करेंगे दोनों के अंदर, ठीक है। याद रखना कभी भी मॉडिफिकेशन के बारे में बात आई तो स्क्वामस एपिथेलियम को छोड़ के दोनों के बारे में बात करना, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम कोई मॉडिफिकेशन नहीं, इतना पतला लेयर है, पतला सेल है, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हो, नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर पहला हम पढ़ेंगे, ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन इनका नाम है, ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन है इनका नाम है सिलिएटेड, सिलिएटेड, सिलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डर, सिलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। कुछ याद आ रहा आपको ये नाम देख के, क्या याद आ रहा, कुछ तो याद आ रहा सिर्फ, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे क्या याद आ रहा, देखा देखा लग रहा है, ब्रश बॉर्डर याद है, कहीं देखे हुआ है ब्रश बॉर्डर, नहीं देखे, ठीक। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे होता है ये, यहाँ पे होता है ये कि यहाँ पे सेल्स, ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया। ये सेल कौन से है आप लोगों को पता है, कौन से सेल से, राइट, क्यूबाइडल सेल, सिंगल सेल्स की लेयर है, मतलब ये कौन से आपके पास, ये है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में यहाँ पे राउंड और सेंटर पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और जो है साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेलुलर क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स, लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस सिंगल लेयर में दो सरफेस, एक सरफेस है जो आपके पास अपाइकल सरफेस है, ये क्या है, अपाइकल सरफेस, अपाइकल सरफेस है, और अपाइकल सरफेस कैसी है, यहाँ पे फ्री है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी सरफेस है, ये कौन सी है, बेसल सरफेस, कौन सी सरफेस है, बेसल सरफेस, ठीक है। इन कांटेक्ट विथ मेम्ब्रेन, इन कांटेक्ट विथ मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो जगह खाली है, जो जगह क्या है यहाँ पे खाली, तो जो खाली स्पेस है, ये खाली आपके पास जगह है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहले अपाइकल सरफेस मेनली है क्या, मेनली ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, और ये है क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये क्या है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करता है मॉडिफिकेशन, क्या शो करता है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन शो करके दो स्ट्रक्चर बनाता, ठीक है, मॉडिफाई होके दो स्ट्रक्चर बनाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक रहता सीलिया और दूसरा रहता माइक्रोविलाई, दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे माइक्रो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसने मॉडिफाई होके दो स्ट्रक्चर बनाया, एक सीलिया और एक माइक्रोविलाई। जो सीलिया वाला सेल है वो दिखने में अब ऐसा दिखेगा, जो सीलिया वाला सेल है वो दिखने में ऐसा दिखेगा, इसके सरफेस पे क्या है, ये थ्रेड लाइक क्या है यहाँ पे सीलिया। जो माइक्रोविलाई वाला सेल है वो दिखने में अब कुछ इस तरह दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या आगे फोल्डिंग आ गई, समझ में आ रहा। तो एक सिंपल एपिथेलियम में, क्यूबाइडल और कॉलमनार एपिथेलियम में एक बेसल सरफेस रहती, अपाइकल सरफेस, बेसल सरफेस कांटेक्ट में रहती पहले किसी से, अपाइकल सरफेस फ्री रहती। फ्री सरफेस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई होकर एक तो सीलिया बना सकती, नहीं तो माइक्रोविलाई। जब सीलिया बनेंगी तो इस एपिथेलियम का नाम क्या होगा, सिलेटेड एपिथेलियम। जब ये माइक्रोविलाई बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है, लिख लो इसको आप। देखो मॉडिफिकेशन में, मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन में, ठीक है, दो तरह के मॉडिफिकेशन, ठीक है, कितने टाइप के मॉडिफिकेशन है यहाँ पे, टू टाइप के मॉडिफिकेशन, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन है वो है आपके पास सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है, या आप कहेंगे मॉडिफाइड एपिथेलियम में, ठीक है, मॉडिफाइड एपिथेलियम में सिलेटेड एपिथेलियम, और जो है साथ ही साथ कौन सा है, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम,
ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, तो मॉडिफाइड एपिथेलियम में दो टाइप के, एक है सिलिएटेड एपिथेलियम और दूसरा कौन सा आपके पास ब्रश बॉर्डर। सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम में यहाँ पे क्या होगा, सिलिया होगा। सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या होगा, सिलिया। सिलिया जो है सबसे पहले कैसा होगा, मोटाइल। मोटाइल मतलब क्या है, मूवमेंट करेगा, वो क्या करेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट करेगा, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, मूवमेंट ऑफ म्यूकस और पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, कहीं भी जो है मूवमेंट नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चीजों को ढकेलेगा सीलिया। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, कहां सुने हुआ है हमने, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या काम कर सकता है, बोलो आप लोग क्या काम कर रहे हो। आपके पास देखो सबसे पहले ये सेल था, ये सेल एब्जॉर्प्शन कर रहा था, इतना एरिया था इसके पास एब्जॉर्प्शन करने के लिए। अब आपने क्या करे, इतनी जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया आपने, सेम साइज का सेल है, इतनी जगह पे आपने यहाँ बहुत सारे फोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। एरिया इतना सेम ही, अगर 3 सेंटीमीटर है मान लो, ये भी 3 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आपने इस पार्ट को कट करे और ये वाला पार्ट अलग करे और इसको खोले आपने, तो ये क्या हो रहा, ज्यादा स्पेस लिया था, यहाँ पे इतना है, इतना ही हो गया, इतने बड़े स्पेस आपने यहाँ करे। इसका मतलब आपने क्या करे, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाए, और सरफेस एरिया बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में होते हैं माइक्रोविलाई, क्या होते हैं यहाँ पे, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई सबसे पहले नॉन मोटाइल रहते हैं, सबसे पहले कैसे रहेंगे, नॉन मोटाइल, यानी मोटाइल नहीं होंगे। सेकंड वो क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेंगे, और सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। इसका मतलब ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का काम समझ गए आप, एब्जॉर्प्शन। अभी तक याद नहीं आया आप लोगों को, कहाँ पे देखे थे हमने, अरे अभी तक याद नहीं आया क्या, पीसीटी, वेरी गुड। पीसीटी हमने कहा था, पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी, नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी। क्यों, क्योंकि पीसीटी के पास स्पेशल सेल्स है, उनका नाम क्या था, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। अब याद आ रहा सर, कुछ फायदा नहीं याद आ क्या, ठीक है, गाड़ी निकल गई। अब यहाँ पे जो है आपके पास दो तरह के रहेंगे, एक रहेगा सिलिएटेड, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, और दूसरा क्या होगा आपके पास, सिलिएटेड, सिलिएटेड कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार। ठीक है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल और दूसरा क्या होगा, सिलिएटेड कॉलमनार। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमारे पास दो पार्ट होंगे, यहाँ पे फिर से दो पार्ट होंगे। ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर आगे पीछे कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। और नेक्स्ट क्या हमारे पास, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार। ठीक है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, यहाँ पे जो है हमारे पास दो पार्ट हो गए, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिलेटेड ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, और सॉरी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर कॉलमनार। कैसे रहेंगे दिखने में, दिखने में क्या है, यहाँ पे आप एक क्यूब बना दो, ये जो है इसके पास इस तरह रहेगा दिखने में, ये दिखने में कैसा रहेगा आपके पास, ये जो हो गया कॉलमनार सेल, और इसका न्यूक्लियस कहाँ पे रहेगा, बेस पे, और यहाँ पे क्या आगे इस तरह सिलिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर में यहाँ पे क्या है, एक ट्यूब बना दो आप, और यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलाई बना दो, और यहाँ पे जो है क्या है आपके पास, एक ट्यूब वाला सेल बना दो, उस तरह जो है आप क्या बना दो, ये आपके पास बन गए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब जो क्वेश्चन नीट में कई बार आया, आप देखो पीवाईक्यू में यही भरे हुआ है, बताओ सिलिएटेड क्यूबॉइडल कौन है, सिलिएटेड कॉलमनार का एग्जांपल बताओ, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का एग्जांपल बताओ, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार का। ठीक है, तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल में आता है आपके पास स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, कि ब्रोंक्यूल्स में डस्ट या कोई बैक्टीरिया गया तो ये सिलिया पकड़ के उसको जो है क्या करेगा, बाहर निकलेगा। सिलेटेड कॉलमनार में कौन सा आएगा, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट देखे होंगे आप लोगों ने कहीं, क्या है पता है आप लोगों को, ये है ओवरी, ओवरी में से ओवम निकलता, ओवम यहाँ पे आएगा। अब ये ओवम को कौन आगे ढकलते रहता है इस तरह, राइट, यहाँ पे आया ये सब, ये सीलिया सब क्या कर रहे हैं, इसको आगे ढकल,
देख रहे हैं आप लोग, ये ओवम को आगे पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है इसका, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब और जो है ब्रोंक्यूल्स, इसमें क्या रहने वाला है, सीलिया। ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल आप सबको पता है क्या रहने वाला है यहाँ पे, पीसीटी, ये तो रॉन्ग नहीं होगा। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, ये भी आप लोगों को पता है, सोचो थोड़ा सा, कॉलमनार, ठीक है, लीफ में पढ़े थे हम इसको। अगर लीफ में भी नहीं पढ़े तो अभी हमने एक हिंट दिए थे थोड़ी देर पहले कॉलमनार के ऊपर। सबसे पहले देखो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता। वेरी गुड। डाइजेशन कहाँ पे होता, माउथ में होता। हाँ, स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता, क्या होता, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने आप लोग कहा था ना कॉलमनार जनरल रिलेटेड रहता किससे, जीआई के साथ। सिंपल कॉलमनार था स्टमक, और जो आपके पास ब्रश बॉर्डर कॉलमनार आ गया तो क्या होगा, स्मॉल। ये एकदम अच्छे से याद करना, सिलेटेड क्यूबाइडल स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, या जो पीवाईक्यूज में आप देखेंगे सिर्फ ब्रोंक्यूल्स लिखता है। सिलेटेड कॉलमनार क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल क्या है, पीसीटी। और ब्रश बॉर्डर कॉलमनार क्या है, स्मॉल। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन में दो तरह के एपिथेलियम रहेंगे, सिलेटेड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सिलेटेड एपिथेलियम में सिलिया रहेगा जो मोटाइल है, ये मूवमेंट ऑफ म्यूकस और पार्टिकल स्पेसिफिक डायरेक्शन में करेगा। सिलेटेड एपिथेलियम में सिलेटेड क्यूबाइडल, सिलेटेड कॉलमनार। सिलेटेड क्यूबाइडल में स्मॉलर ब्रोंक्यूल, सिलेटेड कॉलमनार में फैलोपियन ट्यूब। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में, ब्रश बॉर्डर का मतलब मैक्रोविलाई, मैक्रोविलाई नॉन नॉन मोटाइल रहेगा और सरफेस एरिया बढ़ेगा और एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अब यहाँ पे ब्रश बॉर्डर दो तरह के, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार। ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल जो है पीसीटी में होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ब्रश बॉर्डर कॉलमनार स्मॉलर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहते हैं इसको हम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। पहला मॉडिफाइड जो है आपके पास क्या थे, सिलेटेड और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। एक जो है हेल्प कर रहा था मूवमेंट में म्यूकस के और पार्टिकल्स का, और दूसरा हेल्प कर रहा था एब्जॉर्प्शन में। यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब जब सेल्स ग्लैंड से इंटरैक्ट करेंगे, ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। क्या काम करते हैं, सिक्रीशन। जैसे मतलब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड क्यूबाइडल, स्पेशलाइज्ड क्यूबाइडल एंड कॉलमनार सेल से, स्पेशलाइज्ड क्यूबाइडल एंड कॉलमनार सेल से, ठीक है। हमने आप लोगों को बताया था कि मॉडिफिकेशन में याद रखना कि स्क्वामस एपिथेलियम कोई मॉडिफिकेशन शो नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे मॉडिफिकेशन कौन शो कर रहा है, यहाँ पे क्यूबाइडल और कॉलमनार एपिथेलियम। स्पेशलाइज है, स्पेशलाइज इन व्हाट, ठीक है, एक ग्लैंड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। ग्लैंड्स का काम क्या रहता है, ग्लैंड्स का काम रहता सिक्रीशन। क्या काम है वहाँ पे, सिक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों सेल जो है ये क्या काम करने वाले, सिक्रीशन काम करने, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे, यहाँ पे इसके बेसिस पे हम ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ग्लैंड्स को इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट। एक पार्ट को आप क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक को आप कहेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड, और दूसरे को आप क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। एक को आप क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड, और दूसरे को आप क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे बेसिस क्या होगा, यहाँ पे बेसिस ये है कि अगर एक ग्लैंड है लेकिन वो ग्लैंड खुद एक सेल का बने हुआ है, एक सेल सिक्रीशन कर रहा है, उसी सेल को आपने ग्लैंड कह दी, तो कौन सा ग्लैंड हो गया, यूनिसेलुलर। अगर मल्टीपल सेल जो है सिक्रीशन कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। तो जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करें। एक पार्ट आपके पास है यूनिसेलुलर ग्लैंड, और दूसरा पार्ट कौन सा है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of number of cell, number of cells, ठीक है। तो दो पार्ट में हो गया, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड और दूसरा क्या हो गया, मल्टीसेलुलर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल आइसोलेटेड, सिंगल आइसोलेटेड
ग्लैंडुलर सेल, सिंगल आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक सेल आइसोलेटेड अलग से क्या काम कर रहा, ग्लैंडुलर मतलब क्या काम कर रहा, सिक्रेशन का काम कर रहा। एक सेल अलग से, आइसोलेटेड मतलब अकेले से, राइट, एक जगह पे आपने अलग कर दिया उसको। ग्लैंडुलर मतलब क्या है, जो सिक्रेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिलके काम कर रहे, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको आप क्या कह सकते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स कह सकते हैं, बराबर है। इसको आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये एक सेल हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे एक सेल हो गया। ये सेल कौन सी सेल से बताओ जल्दी से, कॉलमनार सेल से। क्यों, क्योंकि दिखने में कॉलम जैसे, और साथ ही साथ इनका न्यूक्लियस कहाँ पे, बेस पे। कॉलमनार एपिथेलियम में न्यूक्लियस कहाँ पे रहता, बेस पे। अब यहाँ पे जो है क्या हुआ, इनके बीच में एक सेल है यहाँ पे, इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करा या स्पेशलाइज करा कुछ अलग काम में, ठीक है, मॉडिफाई या स्पेशलाइजेशन करा, ठीक है, कुछ और काम करूंगा बोल के मैं। और ये जो है आपके पास एक सेल बन गया, ये भी अभी भी कॉलमनार सेल ही है, लेकिन अब ये जो है आपके पास कोई सिंपल कॉलमनार सेल नहीं है। दूसरे कॉलमनार सेल लाइनिंग बनेंगे, कुछ और काम करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। यहाँ पे ये कॉलमनार सेल जो है ये क्या करेगा, ये सिक्रीशन करेगा, कुछ तो सब्सटेंस यहाँ पे क्या करेगा, सिक्रेट करेगा बाहर। समझ में आ रहा है आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, ये क्या हो गया फिर, यूनिसेलुलर ग्लैंड। यहाँ पे सेल्स में एक सिंगल आइसोलेटेड सेल सिक्रीशन का काम करेगा, सिंगल आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, ये क्या हो गया, यूनिसेलुलर ग्लैंड हो गया। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये सेल जो है कौन सा सेल है, इसका नाम मान लो कि गॉबलेट सेल। कौन सा सेल है, गॉबलेट सेल। पहले जब आपके चैप्टर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोल के चैप्टर था जो डिलीट हो गया, उस चैप्टर में हम पढ़ते गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या रहते, गॉबलेट सेल आपके स्टमक में वो सेल से जो म्यूकस सिक्रेट करते। आप सबको मालूम है स्टमक में HCl रहता, HCl जो है बॉडी को डैमेज करेगा, लेकिन हमारा स्टमक डैमेज नहीं होता HCl से। क्यों, क्योंकि हमारे जो है स्टमक पे लाइनिंग रहती है, किसकी, म्यूकस की। और म्यूकस की लाइनिंग कौन बनाता है, यहाँ पे कौन बनाता है, ये सेल क्या नाम है इनका, गॉबलेट सेल। कहाँ रहता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और क्या कहते हैं आप, एलिमेंट्री कैनाल। तो आपके एनसीईआरटी में कहा लिखे हुआ है, इन एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ पे वो, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जगह कभी कहा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी देगा तो वो भी आंसर सही है। उसके बाद ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है। यहाँ पे आपके पास एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड में बहुत सारे सेल्स है। ये सेल्स जो है आपके पास एक तो क्यूबाइडल होंगे, नहीं तो यहाँ पे कॉलमनार होंगे। क्यूबाइडल होंगे नहीं तो क्या होंगे, यहाँ पे कॉलमनार होंगे। ये सेल्स जो है सब क्या करने वाले, ये सिक्रेशन करने वाले। ये क्या करने वाले, सिक्रेशन। और इनका सिक्रेशन एक जगह पे इस तरह जमा होगा, इनका सिक्रेशन कहाँ होगा, एक जगह पे जमा होगा। इसको आप क्या कहते हैं, ग्लैंड। यहाँ पे सिक्रेशन जमा हो रहा, फिर ये ग्लैंड का ये डक्ट है, ये ग्लैंड का क्या है, यहाँ पे डक्ट जो यहाँ पे सेल्स से बने हुए हैं। क्या आप लोगों को याद है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, कौन बनाता डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल। तो ग्लैंड में सिक्रीशन कौन कर रहा है, ग्लैंड, राइट, मल्टीसेलुलर ग्लैंड हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल इसका सलाइवरी ग्लैंड हो गया। एग्जांपल क्या हो गया इसका, सलाइवरी ग्लैंड। ये आपके बॉडी में जो मोस्ट ऑफ ग्लैंड है, पैंक्रियाज हो जाओ, सलाइवरी ग्लैंड हो जाओ, लिवर हो जाओ, ये सब कौन से ग्लैंड से, ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, समझ में आया इतना आप लोगों को। तो हमने क्या कहा कि ग्लैंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड सिंगल आइसोलेटेड सेल है, एग्जांपल गॉबलेट सेल, एलिमेंट्री कैनाल में। मल्टीसेलुलर ग्लैंड जब बहुत सारे सेल्स सिक्रीशन करेंगे उसको आप क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ग्लैंड कहेंगे। एग्जांपल क्या है यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड। साथ ही साथ आप लोगों ने यहाँ पे नोट याद रखना, साथ ही साथ आप लोगों ने यहाँ पे नोट याद रखना, स्क्वामस एपिथेलियम डू नॉट शो एनी मॉडिफिकेशन। स्क्वामस एपिथेलियम, squamous epithelium do not show, do not show, do not show any modification, any modification। ठीक है, लिख लो उसको आप लोग। ग्लैंड्स आप लोगों ने पढ़ लिए, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड, लेकिन हमने इन ग्लैंड को छोड़ के और दूसरे ग्लैंड्स भी पढ़े हुए। क्या याद है आप लोगों को, हम दो ग्लैंड्स पढ़ते थे, एक का नाम था एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरे का नाम क्या था, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये दो मेन ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये दो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में है। ठीक है,
तो ग्लैंड्स को आप और जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्लैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मोर पार्ट्स, ठीक है। पहला जो है आपके पास होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, पहला कौन सा होगा एक्सोक्राइन। दूसरा जो है कौन सा होगा आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब इनके बेसिस क्या है, कौन से ग्लैंड को आप एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और कौन से ग्लैंड को आप एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका बेसिस क्या है, कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में फर्क क्या है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में फर्क ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास इसके खुद के डक्ट्स रहते हैं, इसका जो टारगेट लोकेशन रहता है वो डक्ट उस टारगेट लोकेशन पे ले जाके सिक्रीशन को सिक्रिएट करता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट्स नहीं रहते, वो अपना सिक्रीशन कहाँ पे सिक्रिएट करता, ब्लड वेसल में, ब्लड में सिक्रिएट करेगा। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या था, डक्टलेस ग्लैंड था, बराबर है। तो यहाँ पे रहेगा आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of mode of pouring secretion, ठीक है, मोड ऑफ पोरिंग सिक्रेशन, ठीक है, किस तरह यहाँ पे सिक्रेशन को पोर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें डिफरेंसेस तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे डक्ट्स क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, डक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सिक्रेशन इज पोर्ड, सिक्रेशन इज पोर्ड, ठीक है, सिक्रेशन इज पोर्ड और सिक्रेटेड, ठीक है, एट टारगेट लोकेशन, एट टारगेट लोकेशन विथ हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, विथ हेल्प ऑफ डक्ट्स, राइट। जिस तरह हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे, एयर के पीछे, राइट, और सलाइवा कहाँ पे सिक्रेट हो रहा, माउथ। तो सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे सलाइवा बना के कहाँ सिक्रेट कर रहा, माउथ पे। जैसे आपके पास लिवर में बाइल बन रहा, वो स्टोर कहाँ पे हो रहा, पैंक्रियाज में, लेकिन पैंक्रियाज वो गैल ब्लैडर में स्टोर हो रहा, और गैल ब्लैडर से कहा जा रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनका लोकेशन दूर है, लेकिन वो डक्ट्स के थ्रू अपना सिक्रेशन एक जगह पे ले जाके पोर कर रहे, तो इनके पास जो है टारगेट लोकेशन पे सिक्रेशन होगा डक्ट्स के हेल्प से, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनके पास डक्ट्स एब्सेंट रहते, डक्ट्स इनके पास एब्सेंट है, इसलिए इनका नाम क्या रहता, डकलेस ग्लैंड, डकलेस ग्लैंड। तो ये सिक्रेशन कैसे करते, तो यहाँ पे आएंगे सिक्रेशन इज पोर्ड, सिक्रेशन इज पोर्ड, ठीक है, सिक्रेशन इज पोर्ड डायरेक्टली इन ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, सिक्रेशन इज पोर्ड डायरेक्टली इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये जो है आपके पास हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट्स एब्सेंट रहते हैं, और दूसरा कौन सा हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अब यहाँ पे इनका सिक्रीशन क्या रहता, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या सिक्रीशन करते और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या सिक्रीशन करते, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या सिक्रीशन करते और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या सिक्रीशन कर रहे हैं, इसमें हमको देखना है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं, अभी हमने एग्जांपल बताया आपको, क्या होगा सलाइवा, फिर क्या होगा यहाँ पे एंजाइम्स, स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करते, स्वेट, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज करते, सीबम रिलीज करते, ठीक है। और जो आपके पास एटीसी, बहुत सारे सिक्रेशन होंगे, लेकिन यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड में सबका सिक्रेशन सेम है, क्या सिक्रेट करते, हार्मोन्स, क्या सिक्रेट करते, हार्मोन्स, ठीक है, तो ये हार्मोन्स सिक्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में क्या होगा आपके पास, एग्जांपल में क्या होगा यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, और जो आपके पास एटीसी, बहुत सारे ग्लैंड होंगे। और यहाँ पे जो क्या होंगे एग्जांपल में आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सबको पता है ये दोनों ग्लैंड छोड़ के, ये दो मेन ग्लैंड है आपके बॉडी में, लेकिन ये दो ग्लैंड को छोड़ के आपके बॉडी में और एक एक्स्ट्रा ग्लैंड लेता, जिसका नाम क्या रहता, राइट, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इसका नाम क्या आएगा, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या रहता, मिक्स ग्लैंड, इसका ही जो है तीसरा नाम क्या रहता, कंपोजिट ग्लैंड। याद है सारे नाम आप लोगों को। तो ये ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और साथ ही साथ क्या ये एंडोक्राइन की, तो इसका मेन पार्ट एक्सोक्राइन है और जो है कुछ पार्ट यहाँ पे क्या होगा एंडोक्राइन। इसके एग्जाम्पल क्या थे, इसके एग्जाम्पल क्या थे आपके पास, वो बॉडी का पार्ट जो हार्मोन रिलीज कर रहा था इंसुलिन और ग्लूकागॉन, कौन रिलीज कर रहा था इंसुलिन और ग्लूकागॉन, पैंक्रियास। तो यहाँ पे क्या होगा
पैंक्रियास, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे गोनैड्स होंगे, गोनैड्स मतलब यहाँ पे क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में क्या होगा, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होगा, ओवरी। तो ग्लैंड्स को आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख लो एक बार आप लोग। अब जो है हम एपिथेलियम का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। देखो हमारे पास सिंपल एपिथेलियम पढ़ लिया हमने। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक। तो कंपाउंड एपिथेलियम में यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल लेयर ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल, यही तो था कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या था, सिंगल लेयर थी सेल की, और कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। कौन से सेल्स, एपिथेलियल सेल। कंपाउंड एपिथेलियम का जो रोल है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में, वो लिमिटेड है। एग्जाम में पूछेंगे आपको कौन सी एपिथेलियम है जिसका रोल एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में लिमिटेड है, वो कौन सा रहेगा, कंपाउंड एपिथेलियम। उसमें क्या रहेगा, लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन, लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे तो इनका रोल एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में नहीं है, तो इनका रोल क्या होगा फिर, ठीक है। तो इनका रोल क्या होगा, इनका रोल ये है कि मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर इसलिए है क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करेंगे फिजिकल और जो है केमिकल डैमेज से, किससे, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल एंड केमिकल, स्ट्रेस, या आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस की जगह इसको क्या कह सकते हैं, डैमेज, ठीक है। फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस से आपको बचाना, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर है। कंपाउंड एपिथेलियम का काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड है। तो काम क्या है उसका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, या कभी मैकेनिकल लिखता हूँ, मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। और जो यहाँ पे लोकेशन का होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, लोकेशन। लोकेशन में सबसे पहले जो है आपके पास स्किन, स्किन की जो आउटरमोस्ट लेयर रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, वो रहेंगी कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, स्किन की ड्राई सरफेस मतलब आउटरमोस्ट सरफेस, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। मॉइस्ट लाइनिंग, मॉइस्ट लाइनिंग मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ ठीक है, बक्कल कैविटी, मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी। तो आपके माउथ में जो लाइनिंग है, राइट, वो लाइनिंग जो है किसके रहने वाली, वो कंपाउंड एपिथेलियम की, आपको प्रोटेक्ट करेंगे किसके अगेंस्ट, फिजिकल और केमिकल डैमेज, राइट। कोई भी चीज अगर आपने हॉट वाटर पी ली है, कोई भी हॉट या कोल्ड चीज ली है, तो सबसे पहले जो है उसको कौन किसके कांटेक्ट में आने वाली हो, कंपाउंड एपिथेलियम, मतलब आपको प्रोटेक्ट कर रही हो फिजिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के बाद जो है क्या आएगा आपके पास, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। और यहाँ पे होगा लाइनिंग, ठीक है, लाइनिंग लाइनिंग ऑफ, ठीक है, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो जगह पे लिखे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, याद है आप लोगों को, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड कहाँ लिखे थे हमने, कंपाउंड एपिथेलियम। तो एग्जाम में अगर ये पूछा उसने कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में कौन रहते, तो हम कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। लेकिन अगर स्टेटमेंट इस तरह का उसने लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज स्पेसिफाई करा, तो आप लोगों ने लिख के आना किसके बारे में, कंपाउंड एपिथेलियम। समझ में आ रहा, ठीक है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड पूछा तो क्या रहेगा, क्यूबाइडल एपिथेलियम, और लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज का तो क्या रहने वाला है, कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम दो टाइप के हमने आप लोगों को बताए थे। कंपाउंड एपिथेलियम कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन से कंपाउंड एपिथेलियम, दो टाइप के, राइट। एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और दूसरा जो है कौन सा आपके पास, स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड फिर से डिवाइड होता, स्ट्रैटिफाइड जो है
स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड जो है कॉलमनार और स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। तो लेकिन वो सब हमको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये स्ट्रेचेबल है, ये क्या है यहाँ पे स्ट्रेचेबल। और जो यहाँ पे नॉन स्ट्रेटिफाइड ये कैसा है नॉन स्ट्रेचेबल, कैसा है यहाँ पे नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है फ्लेक्सिबल है। इसका एग्जांपल कहाँ दिखेंगे आप लोगों को यूरिनरी ब्लैडर, इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये जो आप लोगों ने लिखे यहाँ पे क्या आएंगे एग्जांपल यहाँ पे ड्राई सरफेस स्किन की, ड्राई सरफेस स्किन की, ठीक है, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे मॉइस्ट लाइनिंग, उसके बाद क्या है यहाँ पे मॉइस्ट लाइनिंग। किसकी मॉइस्ट लाइनिंग यहाँ पे एक है आपके पास मक्कल कैविटी और दूसरा जो है आपके पास क्या है यहाँ पे फेरिंग्स, मक्कल कैविटी और फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग ऑफ, यहाँ पे क्या है लाइनिंग ऑफ, ठीक है, डक्ट्स, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स। कौन से दो डक्ट्स यहाँ पे दिए हुए, एक यहाँ पे आपके पास सलाइवरी ग्लैंड दिया हुआ है और दूसरा जो है कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पैंक्रियास, पैंक्रियास, ठीक है। यहाँ तक कि इसोफेगस में भी मिलेगा आपको, इसोफेगस में भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना ही टॉपिक है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम को डिटेल में नहीं है आपके पास, कुछ ही पॉइंट दिए हुए, क्या क्या पॉइंट दिए आप लोग अभी याद कर लो। कंपाउंड एपिथेलियम का लिमिटेड रोल है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में मेन रोल किसका होगा सिंपल एपिथेलियम का। कौन से सिंपल एपिथेलियम क्यूबॉइडल और कॉलमनार, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम में फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का काम। कंपाउंड एपिथेलियम का काम क्या है फिर, उसका काम है प्रोटेक्शन देना फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस से, मैकेनिकल और जो है केमिकल या फिजिकल या केमिकल स्ट्रेस से बचाना है उसको। कहाँ कहाँ मिलेगा वो आप लोग को ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियास, इसोफेगस में मिलेगा। दो तरह के ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल है मतलब फ्लेक्सिबल है और ये कैसा है नॉन स्ट्रेचेबल। यूरिनरी ब्लैडर इसका एग्जांपल, ठीक है, इसलिए जो हम ये टॉपिक पढ़े क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में बताया हुआ है, ठीक है, लिख लो इसको आप। और यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम क्या हो गया कंप्लीट हो गया हुआ, ठीक है। So compound epithelium has limited role in absorption and secretion. Compound epithelium is called as compound because it is made up of multiple layers. It has limited role in absorption and secretion. So what is its function? Its function is providing protection against physical and chemical stress, ठीक है। एग्जाम में कभी बार फिजिकल की जगह मैकेनिकल वर्ड भी यूज करे हुआ था तो आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। फिजिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस, सॉरी केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस ब्रैकेट में लिख लो आप, फिजिकल के जो है मैकेनिकल, ये याद रहेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल तो लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद कहाँ पे रहेगा ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियास। कंपाउंड एपिथेलियम दो टाइप करेंगे, एक जो स्ट्रेच कर सकते दूसरा जो स्ट्रेच नहीं, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ रहेगा यूरिनरी ब्लैडर और जो है स्ट्रैटिफाइड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स आपको याद कर, वो है जंक्शन, क्या है वो जंक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन, कौन बताएगा जंक्शन मतलब क्या रहता, जंक्शन मतलब क्या है, कई वर्ड से सुने होंगे यार, 100% सुने यार जंक्शन नाम। जंक्शन क्या रहता है जनरली आप क्या कहते हैं कि जब दो रास्ते कनेक्ट हो रहे, जो पॉइंट पे वो कनेक्ट हो रहे तो आप बोलते जंक्शन। अगर आप उसके कनेक्शन पे खड़े हुए तो आप उनको बोले हाँ जंक्शन के पास खड़े हुए बोलते, राइट। आप बस में जा रहे कभी तो बस में जो है कंडक्टर बोलता गया फाटा आया, फाटा फाटा सुने, ये फाटा आ गया वो फाटा आ गया। फाटा मतलब क्या रहता जंक्शन। फाटा मतलब ये है कि एक रोड सीधा जा रहा बस वाला, लेकिन यहाँ से एक रोड जो है नया चालू हुआ, इस रोड से कहीं और जाने वाला, ऐसा पॉइंट जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा दो रोड्स के बीच में, या आप रोड की जगह क्या बोलते हो सेल्स के बीच में, उसको आप क्या कहेंगे जंक्शन कहेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके अंदर सारे सेल्स एक दूसरे से चिपके हुए विद द हेल्प ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन इनको छोड़ के हमारे बॉडी में जितने सेल्स
सारे जो है एनिमल टिश्यू में, नियरली एनिमल टिश्यू में जो है दो सेल्स के बीच में क्या रहते हैं, जंक्शन। अलग अलग तरह के जंक्शन रहते हैं। कुछ जंक्शन एकदम टाइट रहते कि जो है दो सेल को इतना जो है नजदीक चिपका देते कि उनके बीच में लीकेज नहीं होना। कुछ जंक्शन का काम रहता है दोनों सेल को कनेक्ट करना, बस चिपका देना, ठीक है। कुछ जंक्शन का काम रहता है कि सेल्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना, कि दो सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो जंक्शन है आपके पास, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल सेल्स in epithelium, all cells in epithelium are held are held are held by little amount of intercellular substance, intercellular substance, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना कि all cells in epithelium are held together by इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जो बहुत ही कम है। आप सबको पता है इतना कम क्यों है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस क्या है, कम। सेकंड पॉइंट आप लोग याद रखना, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू। अब यहाँ पे हम एपिथेलियम के बारे में बात नहीं कर रहे, सबके बारे में बात कर रहे। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, यहाँ पे सेल लिख सकते हैं, जो है इनके पास है, ठीक है, इनके पास है स्पेशलाइज्ड जंक्शन, ठीक है। नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, ठीक है, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू इनके पास क्या रहेंगे, स्पेशलाइज्ड जंक्शन, क्या रहेंगे इनके पास, स्पेशलाइज्ड जंक्शन। ये स्पेशलाइज्ड जंक्शन जो है, ठीक है, हेल्प्स इन, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन सेल, फंक्शनल लिंक बिटवीन सेल, फंक्शनल लिंक बिटवीन सेल। अभी हमने बताया था आप लोगों को कि जो है दो सेल को आप एक तो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जोड़ने के लिए, नहीं तो जो है फंक्शनल लिंक यानी उनको कम्युनिकेशन के लिए जो है उनको क्या करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे बिटवीन सेल, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन सेल, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हम यहाँ पे, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन सेल। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि जो जंक्शन है वो क्या प्रोवाइड करता, वो स्ट्रक्चरल लिंक प्रोवाइड करता या फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करता। तो आप लोग याद रखना दोनों पार्ट, स्ट्रक्चरल लिंक भी प्रोवाइड करता और फंक्शनल लिंक भी प्रोवाइड करता, ठीक है। अब ये जो जंक्शन है ये तीन टाइप के, ये जंक्शन जो है कितने टाइप के रहने वाले, तीन टाइप के। तो जंक्शन हमारे पास तीन टाइप के रहेंगे। एक जंक्शन है उसको आप कहेंगे, एक जंक्शन है उसको आप क्या कहेंगे, लीकेज जंक्शन और टाइट जंक्शन, क्या कहेंगे इसको आप, टाइट जंक्शन। एक जंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, टाइट जंक्शन, ठीक है। दूसरे जंक्शन का नाम है यहाँ पे एडहेरिंग जंक्शन, दूसरे जंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, एडहेरिंग जंक्शन नाम है, ठीक है। और थर्ड जंक्शन है हमारे पास, उसका नाम है गैप जंक्शन, क्या नाम है इसका, गैप जंक्शन। तो कितने टाइप के जंक्शन हो गए यहाँ पे, तीन टाइप के। एक जंक्शन को आपने टाइट जंक्शन कहा, दूसरे जंक्शन को आपने एडहेरिंग जंक्शन कहा, तीसरे को आपने क्या कहा, गैप जंक्शन। नाम के जो है मीनिंग के ऊपर ध्यान दो। टाइट जंक्शन एक ऐसा जंक्शन जो इतना टाइट है कि उसके बीच में क्या नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा। टाइट जंक्शन दो सेल को इतना जो है टाइटली कनेक्ट करेगा, ठीक है। जनरली आपके पास सेल्स इस तरह थे, जनरली क्या थे सेल्स आपके पास इस तरह कि यहाँ पे ये एक दूसरे के नजदीक है, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्पेस है और यहाँ पे लीकेज हो गया। अगर बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ लीकेज ना हो, वहां पे हम क्या करेंगे, एक जंक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये जंक्शन अब यहाँ पे किसी को जाने देगा नहीं, जाने। ये हो गया टाइट जंक्शन। एडहेरिंग, एडहेरिंग आता वर्ड एडहेसिव से, एडहेसिव याद है आप लोगों को, एडहेसिव क्या था कि जब दो चीजों को आप चिपका रहे थे उसको आप क्या कहते, एडहेसिव। ऐसा जंक्शन जो दो सेल्स को कनेक्ट कर रहा, दो सेल को जो कनेक्ट कर रहा है उसको आप क्या कहेंगे, एडहेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन मतलब ऐसा जंक्शन जो दो सेल्स के बीच में गैप प्रोवाइड कर रहा, उस गैप के थ्रू जो है सेल्स एक दूसरे के क्या कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे, इसको आप क्या कहेंगे, गैप जंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो एडहेरिंग टाइट जंक्शन क्या काम कर रहा, टाइट जंक्शन जो है हमारे पास स्टॉप है, स्टॉप लीकेज बिटवीन सेल, स्टॉप लीकेज, लीकेज बिटवीन सेल, बिटवीन सेल, ठीक है। ये क्या कर रहा, प्रोवाइड्स, ठीक है, या परफॉर्म्स परफॉर्म्स सीमेंटिंग, परफॉर्म सीमेंटिंग, ठीक है, बिटवीन
between neighboring cells, परफॉर्म सीमेंटिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स, ठीक है। इसका मतलब दोनों को क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। परफॉर्म सीमेंटिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स, होल्डिंग देम टुगेदर, होल्डिंग देम टुगेदर, ठीक है, होल्डिंग देम टुगेदर, होल्डिंग देम टुगेदर, ठीक है, होल्डिंग देम टुगेदर, दोनों को साथ में पकड़ के रख रहा है, ठीक है। उसके बाद है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो है कि क्या करता, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रोवाइड करता, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। जिस तरह आपके पास प्लांट सेल में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा था, प्लाज्मोडेस्माटा, इस तरह यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा, गैप जंक्शन। ये जो है किसमें हेल्प कर रहा, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। अब ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा, ठीक है, रैपिड ट्रांसफर ऑफ, रैपिड ट्रांसफर ऑफ, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल, small molecule, small molecule, and sometimes, and sometimes, and sometimes, and sometimes large molecules, sometimes large molecules between cell, between cell, ठीक है, सेल्स के बीच में जो है स्मॉल मॉलिक्यूल या आयंस या कभी कभार जो है लार्ज मॉलिक्यूल के ट्रांसफर को अलाउ कर रहा, जिसके थ्रू जो है सेल क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर। अब देखेंगे हम यहाँ पे जंक्शन कैसे दिखने में, ठीक है, ये जंक्शन कैसे दिखने में, ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे हमारे पास दो सेल है, एक आपके पास ये सेल हो गया, ठीक है, एक आपके पास ये सेल हो गया और दूसरा जो है आपके पास ये सेल हो गया, ठीक है, ये दो सेल हो गए, ये क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास दो सेल हो गए, ये दो सेल, ठीक है, ये दो सेल हो गए। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे लीकेज रोकना है, क्या रोकना है, यहाँ पे लीकेज। तो यहाँ पे लीकेज रोकने के लिए आप कौन सा जंक्शन बनेंगे, यहाँ पे टाइट जंक्शन। तो लीकेज रोकने के लिए आप यहाँ पे बना दो टाइट जंक्शन, क्या बना दो यहाँ पे आप, टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन जो है किसको रोकेगा, यहाँ पे लीकेज। तो टाइट जंक्शन यहाँ पे लीकेज, लीकेज को रोकेगा। इसने क्या कर दिया, दोनों के जो है यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करा, इस तरह कनेक्शन प्रोवाइड करा, इसके थ्रू अब यहाँ पे लीकेज होगा, लीकेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो जंक्शन है इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पे टाइट जंक्शन हो गया। टाइट जंक्शन क्या करता, टाइट जंक्शन लीकेज को रोकता, किसको रोकता, लीकेज को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है दो सेल को अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे हम, कनेक्शन, ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमने कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इस जंक्शन का नाम क्या है, इसका नाम है एडहेरिंग जंक्शन। क्या नाम है इसका, एडहेरिंग जंक्शन जो इसका नाम है। ये क्या करेंगे, दो सेल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जंक्शन, नेक्स्ट जंक्शन दो सेल के बीच में एक गैप बनाता है, वो गैप के थ्रू जो है आपके पास आयंस का फ्लो हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो सकता है और कभी कभार किसका फ्लो होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स का। इस जंक्शन का नाम क्या है, इस जंक्शन का नाम क्या है, इसका नाम है गैप जंक्शन, जो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, सेल के बीच में क्या करेगा, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। तो कितने टाइप के जंक्शन हो गए, तीन टाइप के। कौन कौन से, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। समझिए आप लोग, ठीक है, लिख लो इसको आप लोग।